सॉरी। जो तेरे जरा एक मिनट जाकर बाकी भाई बंधु आ जाए अपने, फिर करते हैं शुरू। नमस्ते, जय हिंद। कैसा आपका दिन? काम गुड यार, थैंक यू सो मच। अब ये कुछ लोग आएंगे ज्ञान देंगे, पहले ज्योग्राफी सही था। हाँ, तुम एक घंटे में सब कर लोगे, है ना? हाँ, एक घंटे में तुम पढ़ लोगे। हाँ, चॉइसेस खूब रहती तुम लोग की, है ना? कि भैया पहले ये हो जाए, पहले पढ़ना अपने को ये याद। ठीक है, कैसे भी पढ़ लो। ठीक। कैसा रहा आपका दिन, ये बताओ पहले। क्या क्या किया आपने दिन में? क्या किया आज? रिवाइज किया? हेक्टिक था? जयवर्धन मैंने पढ़ लिया एक बार दोस्त, बार बार मत बताओ हेक्टिक था यार। बढ़िया था, मस्त था। जय हिंद दोस्त, जय हिंद। कॉलेज से अभी आए हो इतने लेट में? ओके भैया, मेरा तो नाम ही ज्ञान है। अच्छा। अच्छा जी, ठीक है। एक ने बताया, बोला है कि भैया गूगल फॉर्म का टाइम ज्यादा रखो। कुछ मुझे भी डिसाइड कर लेना तो यार, है ना? शायद मुझे पता होगा कि एम क्या है उस चीज का। तुम्हें हर जगह कंसर्न क्यों रहता है कि मैं अच्छा ही करूं, अच्छा ही करूं? हर जगह अच्छा नहीं करोगे ना। कभी कभी फेलियर एक्सेप्ट करना सीखो यार। चलो कोई बात नहीं। एक्साइटेड फॉर इंग्लिश, अभी रिवीजन किया है युवराज जी, वेरी गुड यार, गॉड ब्लेस यू। एक सेकंड सॉरी। सिंथेसिस भी कराओगे? ये क्या होता है? गूगल फॉर्म इस क्लास के बाद आएगा? नहीं, गूगल फॉर्म 9:30 बजे आएगा यार। ठीक है, 9:30 पे ही भेजेंगे उसको। सेम मजा आ गया रिवीजन करने में। ओके। लैपटॉप वाला प्रॉब्लम कौन सा हरीश? तो एक तो आप लैपटॉप से आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन लॉग इन। आप लैपटॉप से रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, मैंने तो वो भी अलाउ कर दिया भाई। अगर अभी अभी भी किसी को डाउट है कि सर जो रिकॉर्डिंग होती है उसको हम कहाँ देख सकते हैं, दोस्त आपकी चॉइस है। हाँ, बस ये है कि एक जगह पर वो एक टाइम पर एक ही जगह लॉगिन होता है, ठीक है? जैसे अगर आपने फोन पर लॉगिन किया है तो फिर वो फोन पे ही रहेगा। लैपटॉप पे अगर आप लॉगिन करोगे तो फोन से वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है? ये सीन होता है। चलो आगे सारे। प्लीज 6, 2, 6, 3, 4 तक आ जाया करो यार, ठीक है? और वेट मत कराया करो मेरे भाई। चलो मैं वेट करता हूँ दिन भर, कब 6 बजे, कब 6 बजे, कब 6 बजे। तुम्हारा मुझे नहीं पता कि तुम एक्साइटेड रहते हो नहीं रहते हो, ठीक है? चले फाइन। नहीं, अभी आप क्रैश नहीं होगा यार। अभी एकदम स्मूथ आपकी ज्वाइनिंग सब कुछ होगी। वो कल फर्स्ट डे था ना, तो फर्स्ट डे उसको लोड वगैरह समझने में टाइम लगता है, और फर्स्ट डे सभी लोग आगे थे, तो इतने सारे लोग कि भाई कोई नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज से आप लेट आते हैं, ओके ठीक है। चलो ठीक है। ट्यूशन लग सकते हैं क्या? मतलब अगर आप कहीं पढ़ाना चाहते हो तो अच्छी बात है, कर सकते हो। इस पर मैं बात करूंगा, ठीक है, बाद में जाकर, कि आपके लिए बहुत अच्छा बैकअप होता है एग्जाम के पढ़ाई के साथ साथ। आप किसी को पढ़ाने लगो, क्लास 9th के बच्चा हो गया, 8th का बच्चा हो गया, है ना, 10th का बच्चा हो गया, राइट? सो उससे आपका रिवीजन भी होगा, डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके। सो उस पर हम बात करेंगे, अच्छा एक दिन मैं बीच में आपको बताऊंगा, ठीक है? चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज अब हम एजेंडा ऑफ द डे क्या है, राइट? जब भी मैं ऐसा कुछ बोलूं एजेंडा ऑफ द डे, एजेंडा ऑफ द डे का मतलब ये होता है कि उस दिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारे पार्लियामेंट में हर दिन क्या होता है, एजेंडा ऑफ द डे होता है, ठीक है? एजेंडा ऑफ द डे या उस दिन क्या मैटर है। तो क्वेश्चन आर के बाद और एजेंडा ऑफ द डे के बीच का जो टाइम फ्रेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं 0 आर। ओके। तो 0 आर नाम की एक चीज हमारे पार्लियामेंट में होती है, करेक्ट सर? जो कि हम पॉलिटी में और अच्छे से देखेंगे। चलिए, तो आज का एजेंडा ऑफ द डे ये है कि पहले अभी हम जानेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, जो 1990s में आई थी भारत में। उसमें कौन कौन सी चीजें थी, राइट? इसके बारे में आपको दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा। उसके अलावा फिर हम पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे अभी, जो मुझे कल मैंने आपको जो पढ़ाया था, राइट, उसको एक बार मैं क्विकली समराइज करूंगा। जो चीजें बची हुई हैं, दैट इज नाउन पहचानना, प्रोनाउन पहचानना, एक बार मैं आपको और यहाँ दिखाऊंगा। उसके बाद फिर अगर टाइम परमिट करता है तो क्वेश्चंस आज ही कर लेंगे। टाइम परमिट नहीं करता तो फिर इसको हम कल करेंगे, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज अलग से करेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट, जो हम लोग यहाँ पर अलग से करेंगे। चलो भाई, ये है अपना एजेंडा ऑफ द डे। उसके बाद सेकंड क्लास में तो मजा ही आएगा आज। आज मैं आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहानी टाइम की, कि अगर अमेरिका में 12 बज रहे हैं तो भारत में कितने बजते हैं, वो कहानी कैसे होती है, डेट लाइन, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो मिस मत करना सेकंड क्लास, बिकॉज मैं ड्रॉ करके आपको वो एक्जैक्टली पूरा बताऊंगा कि कोई चीज कैसे हो रही है मेरे भाई। कुछ भी हो जाए, प्लीज डू नॉट मिस दैट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहली चीज तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन आता रहता है, राइट? कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या, या ये पॉलिसी हमारी चीजें कैसी होती हैं, राइट? या एक सेकंड।
ये मुझे 7:30 भेज देना आप, ठीक है? 7:30 में खाली रहूंगा, मुझे अब तक भेज देगा। थैंक यू। चलिए, सो 1991 आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई जब स्टार्ट करते हो या कभी भी न्यूज में आपने डिबेट देखा हो, पॉलिटिकल डिबेट, तो आपको बार बार मेंशन मिलता होगा 1991 का, कि 1991 में हालत खराब थी हमारी, है ना? इतनी हालत खराब थी कि 1990 में जब हमारा 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, तो उसके बाद 2 साल हमको लगे थे नया 5 ईयर प्लान बनाने में, कि इतने पैसे नहीं थे या इतना कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कि हम 5 ईयर प्लान बना पाए। अगर आप 5 ईयर प्लान, जो कि आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, 5 ईयर प्लान के ऊपर एक अलग से मैं स्लाइड रखूंगा, ठीक है? देन आई विल एक्सप्लेन यू। बट आपको जान के हैरानी होगी कि 1990 में जो हमारा 5 ईयर प्लान जब फिनिश हुआ था, राइट, 1990 में हमारा आई गेस 7th 5 ईयर प्लान था जो फिनिश हुआ था, राइट। उसके बाद हमें 2 साल लगे थे, 2 साल लग गए थे 1991 और 1992। ये दो वो साल थे जो बहुत मुश्किल थे भारत की इकोनॉमी के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही मुश्किल 2 साल थे, राइट। तो उसी दौर में फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात की गई या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, जिसमें क्या चेंजेस हुए उसके ऊपर एक क्वेश्चन हमारा आया हुआ था, तो इसको जरा हमें समझना होगा, ठीक है? तो उस टाइम के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, ठीक है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये उस टाइम के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे नरसिम्हा राव साहब थे, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये तब की बात है, उस कार्यकाल की बात, राइट। तो 1991 के पहले क्या रहा है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था, ओके। बिफोर 1991, बिफोर 1991 गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी काफी चीजों पर, बिजनेस के ऊपर, राइट। सो गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा था, ठीक। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, आपने कभी भी लाइसेंसी राज सुना होगा, इसका मतलब ये होता है कि सरकार के चहेते लोगों को ही लाइसेंस प्रोवाइड करना। कि अगर आपको आज के दिन, आज तो बहुत आसान हो रखा है, ठीक है, कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑनलाइन भी चीजें हो गई हैं, आराम से आप कर सकते हो। तभी आपने देखा होगा एक एक रैंकिंग आती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें हम बेटर कर रहे हैं विद टाइम, है ना? तो अभी भी मतलब बहुत इंप्रूव करना है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में अगर मैं 1990s के आसपास की बात करूं, तो बिजनेस करना मतलब बहुत मुश्किल होता था, बिकॉज गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस या गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं लाइसेंसिंग बोल लो, वो मिलना बहुत बहुत मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लो कोई एयरलाइन स्टार्ट करनी, तो बहुत मुश्किल था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, सरकार के दखल के बिना मतलब पॉसिबल था ही नहीं, राइट। दूसरा, कोई आपका कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसको, प्राइस के ऊपर जो कंट्रोल था, राइट, प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल सरकार का था। अब प्राइस कंट्रोल क्या होता है, प्राइस कंट्रोल का मतलब ये होता है, जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि यार किसी भी सामान की कीमत क्या होगी, वो डिपेंड करती है उससे कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई पर। आज के दिन अगर आईफोन बिक रहा है 1 लाख रुपए का, फॉर एग्जाम्पल, अगर आईफोन 80,000 का है, तो वो इसलिए है बिकॉज 80,000 देने वाले लोग हैं, समझ रहे हो? 80,000 देने वाले लोग हैं। अगर अभी लोगों की इनकम ना हो उतनी, या लोगों के पास उतने पैसे ना हो, तो आईफोन 80,000 का नहीं बिकेगा। तो इस दुनिया में कोई भी चीज अगर आपको लगती है कि महंगी है, अगर आपको कोई गाड़ी दिखती है कि 5 करोड़ की है, कोई घड़ी आपको दिखती है 10 करोड़ की है, तो उसका सिंपल मतलब ये है कि देयर आर पीपल आउट देयर जो उतना पे करने के लिए रेडी हैं, ओके। तो जो प्राइसिंग है अब ये कंपनीज डिसाइड कर पा रही हैं, लेकिन 1991 के पहले क्या कहानी थी ना, सरकार का बहुत बड़ा दखल था प्राइस के ऊपर, कि यार प्राइस क्या होगा। आज के दिन जैसे आपने देखा है, मान लो आपको फ्लाइट करनी, तो आप देखते हो क्या है कि फ्लाइट में जाना है तो बहुत महंगी हो रखी है फ्लाइट, 8,000 की फ्लाइट है, 7,000 की फ्लाइट है, राइट। तो ये फ्लाइट के प्राइसेस पर कंट्रोल किसका है, उस इंडिविजुअल एयरलाइन का है। अगर वो प्राइवेट एयरलाइन है तो वो कहीं ना कहीं फ्रीडम है उसके पास कि वो डिसाइड करे अपनी प्राइस, लेकिन बिफोर 1991 ये प्राइस में दखलंदाजी सरकार की होती थी, मतलब फुल कंट्रोल या अथॉरिटी नहीं थी। तो यही दिक्कतें थी 1991 के पहले, कि यार लाइसेंसिंग सिस्टम था बेसिकली, राइट। सरकार के चहेते लोगों को लाइसेंस मिलता था कि यार यही लोग बिजनेस कर सकते हैं या यही कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी थी। लेकिन जब 1991-92 में हालत खराब हुई हमारी इकोनॉमी की, तो उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स लाए गए। उस रिफॉर्म के ऊपर ही हमारा एक क्वेश्चन था। रिफॉर्म क्या लाया गया भैया जी? रिफॉर्म ऑब्वियसली ये लाया गया कि कहीं ना कहीं सरकार की दखलंदाजी को कम किया जाए, तो लिबरलाइजेशन को प्रमोट किया गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब लिबरल बनना, एक आपने वर्ड भी सुना होगा, मैं आपको डीपीएसपी जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे संविधान में लिबरल आइडियाज कौन कौन से। लिबरल बनने का मतलब ये होता है खुले विचारों का बनना, राइट। खुले विचारों का मतलब ये होता है कि सरकार ने अपने तौर पर यह कोशिश की कि लिबरलाइजेशन लेकर आएंगे, दैट मींस कि उन्होंने लाइसेंस राज को एंड किया, उन्होंने सरकार का कंट्रोल को रिड्यूस किया। ये वो चीजें थी जो 1991 1992 के आसपास इन फील्ड्स में काम किया गया। तीसरा, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, राइट। पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई। एक टर्म होता है पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, इसका क्या मतलब होता है भैया? इसका दोस्त ये मतलब होता है कि किसी भी सरकारी कंपनी में जो हमारे प्राइवेट फॉर्म्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, राइट, वो भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकें या वो भी उसको खरीद सके। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको रतन टाटा जी का देखने को मिलेगा, राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे बहुत सारी कंपनीज है, इंडिगो फॉर एग्जांपल, राइट, या कोई भी आप सरकारी ऐसी कंपनी ले लो,
जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, राइट। आज के दिन आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि प्राइवेट उसको दे दिया। एयरपोर्ट अगर आज बन रहे हैं आप देखते होंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी एयरपोर्ट है, तो उस एयरपोर्ट को दे दिया गया किसी एक प्राइवेट फर्म को मेंटेन करने के लिए, राइट। इसी को हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब जो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है, जिसका मतलब होता है सरकारी संस्थाएं या सरकारी बॉडी हमारी, या पब्लिक बॉडी मतलब जो जनता के लिए, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि उसमें बाहर के लोग भी इन्वेस्ट कर पाए, बाहर के लोग भी उसको खरीद पाए बेसिकली। ओके, आज के दिन आपको देखने को मिलता होगा एलआईसी में हो गया आपका, या एयरपोर्ट्स में देखने को मिलता होगा, या हमारी पब्लिक सर्विस अथॉरिटी सॉरी जो अंडरटेकिंग्स हैं, पीएसयूज हैं, सरकारी एजेंसीज, राइट। इसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, या इसको हम बोलते हैं आपका पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस फील्ड में काम किया गया। उसके अलावा फोकस ये था कि यार बाहर से एफडीआई को हम कैसे अप्रूवल लाएं, मतलब बाहर की कंपनियां भारत में आए, निवेश करें, पैसा दें, राइट, इन्वेस्ट करें हमारे देश में। उसी को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, जहां पर ये दुनिया पूरा एक परिवार है, इसको हम ऐसे देखते हैं, राइट। टैक्स में रिफॉर्म किया गया, बिल्कुल आपके फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किया गया, आसान किया गया, राइट। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो उस टाइम पे लिए गए। तो ये सिंपल प्लीज ध्यान रखना। बाकी 5 ईयर प्लान में क्या है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब एक बार मैं क्विकली आपको समराइज कर दूं, बिकॉज कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे भाई मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि भारतीय इकोनॉमी में, और हमें मालूम होना चाहिए, भारतीय इकोनॉमी में सुनहरे पल आपको देखने को बहुत मिल रहे होंगे, लेकिन एक वक्त था 1990s में, जब भारत की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी, राइट। लेकिन एक राहत की बात यह है कि भारत में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, राइट। मैं आपको 3 प्रकार की इमरजेंसी पढ़ाऊंगा, जिसमें एक इमरजेंसी हमारी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इतनी हालत खराब होने के बावजूद आज तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। तो 1990s में हालत बहुत खराब थी, राइट, बिकॉज उसके पहले सरकार का बहुत दखल था, बिजनेस उतने अच्छे से हो नहीं पाता था, कंपनीज आती नहीं थी। जब कंपनीज नहीं आएंगी, लोगों के पास जॉब बहुत कम था, राइट। तो उसके बाद 1990 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। ये कार्यकाल था जब मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उस कार्यकाल में ये वो कुछ एरियाज थे जहां पर फोकस किया गया कि यार कहीं ना कहीं हम और सिंपल रखते हैं बिजनेस को। तो इसका आंसर फिर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा होगा ट्रेड लिबरलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक। पब्लिक सेक्टर डिस इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है पॉवर्टी एलिविएशन। अब बहुत लोग यहां कंफ्यूज ये होंगे, उनको लगेगा एलिविएशन का मतलब होता है बढ़ाना। नहीं मेरे भाई, वो एलिवेशन होता है, ये एलिविएशन है। एलिविएशन का मतलब होता है कम करना। ये भी सीख लो इंग्लिश में। एक होता है एलिवेट करना, बढ़ाना होता है वो, एक होता है एलिविएशन, जिसका मतलब होता है कम करना। तो पॉवर्टी कम करना, गरीबी हटाना, ये तो भैया जी 1970s के आसपास का प्लान था। 5th 5 ईयर प्लान में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि 5वां 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। तो ये 1990s का एम नहीं था। 1990s में केवल 2 एम था, जो हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसमें हमारा था कि हम लिबरलाइजेशन बढ़ाएंगे, पब्लिक कंपनीज में प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देंगे, राइट, या फिर जो हमारी विदेशी कंपनीज हैं उनको निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। ये कुछ 2-3 इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने उस टाइम पर अप्लाई किया था, जिससे फिर जाकर हमारी इकोनॉमी बेटर हो। इसका आंसर केवल 1 एंड 2 होगा। लेकिन थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है? थर्ड पॉइंट का मतलब है गरीबी हटाना। तो गरीबी हटाना एम नहीं था 1990s में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, ये एम बहुत पहले से था। उसके 15-20 साल पहले से चल रहा था कि यार गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, और ये आज तक भी चल रहा है। आज भी नेता नगरी बोलती है गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, ठीक। फोर्थ पॉइंट जो हमारा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाएंगे, वो भी आपका बहुत पुराना प्लान था, वो सेकंड 5 ईयर प्लान का पार्ट था। तो वो भी 1990s का प्लान पार्ट नहीं था। ओके, ये 5 ईयर प्लान मेरे भाई क्या होते हैं, किसका किस पर फोकस है, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊं। बट अभी के लिए ये क्वेश्चन था, और मुझे आपको ये पढ़ाना था कि 1990s में हमारा एम किस चीज के ऊपर था, और आपको होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। बस क्लियर। तो धीरे धीरे आप इकोनॉमिक्स के टर्म्स भी समझोगे कुछ ना, इतना नहीं कि आप एक दिन में जान जाओगे। इकोनॉमिक्स तो हम अलग से पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ चीजें ना अभी से हम जान सकते हैं। चलो बढ़िया, शाबाश। तो इसका आंसर हमारा सी था, लेकिन ये चीजें प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। इन चीजों को माइंड में रखेंगे। बाकी 5 ईयर प्लान के ऊपर मैं एक अलग से बना लूंगा, ठीक है, जहां पे मैं आपको ऐसे लिख दूंगा कि कौन सा 5 ईयर प्लान का फोकस क्या था। कि पहले 5 ईयर प्लान का फोकस था खेती के ऊपर, सेकंड का था आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड का हमारा था कि भैया जी हम लोग सेल्फ रिलायंस बनेंगे, फोर्थ का हमारा था कि यार ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, फिफ्थ का था गरीबी हटाओ, राइट। ऐसे करते करते कई सारे हमारे 5 ईयर प्लान थे। लेकिन इस बात को प्लीज ध्यान रखना कि 1990 से लेकर 1992 तक कोई 5 ईयर प्लान फंक्शन में नहीं था, ठीक है। रीजन बीइंग कि 1990 में जब प्लान खत्म हुआ तो इतना भी रिसोर्स नहीं था, राइट, या इतनी हालत खराब थी कि हम 5 ईयर प्लान बना पाए। उसमें भी हमको 2 साल लग गया, ठीक है। तो वहां से भारत आया है जो आज हमको देखने को मिलता है, डेफिनेटली।